हाँ, तो आपने पढ़ा था क्लास 10th का अम्ल, क्षार एवं लवण के बारे में कुछ टॉपिकें पढ़ी थी। इसके बाद एक अगला टॉपिक था जो कि दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। तो दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, यानी कि अम्लीय और क्षार का महत्व क्या होता है। पीएच का महत्व दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। तो इनमें सर्वप्रथम देखेंगे कि जीवित जब वर्षा के जल है ना, जब वर्षा के जल पीएच मान 5.6 से कम होती है तो अम्लीय वर्षा होती है। तो अम्लीय वर्षा दैनिक जीवन में देखेंगे कि भौतिक अवस्थाओं में बारिश होती रहती है, तो इसमें वर्षा, जो वर्षा के जल होता है इसका जब 5.6 पीएच मान होता है 5.6, तो इसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। अम्लीय वर्षा कहते हैं, अम्लीय वर्षा कहते हैं। और अम्लीय वर्षा में होता क्या है कि इनमें अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं अम्लीय वर्षा के कारण, और कुछ धातुओं का क्षरण होता है। जैसे देखेंगे कि खिड़कियों पर फफूंदी लग जाते हैं और उनका क्षरण होने लगता है। फिर है हमारे पाचन तंत्र का पीएच। तो देखेंगे कि दैनिक जीवन में पाचन तंत्र के लिए भी ये पीएच का महत्व होता है, यानी कि अम्लीयता रूप में जो पीएच का मान होता है वो भी महत्व रखता है भोजन पचाने में शरीर के अंदर, तो हमारे पाचन तंत्र में भी कार्य करता है। तो दूसरा है पाचन तंत्र का पीएच मान के महत्व। तो देखेंगे कि दैनिक जीवन में पाचन तंत्र का पीएच का मान क्या महत्व रखता है। तो यह भोजन पचाने के कार्य में आता है। जैसे अम्लीयता, शरीर के अंदर जब अम्लीयता या क्षारीयता बनती है तो वो भोजन पचाने में सहायक होती है। जैसे मनुष्य के शरीर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के रूप में अम्ल उत्पन्न होता है, हाइड्रोक्लोरिक के रूप में अम्ल उत्पन्न होता है जो कि भोजन पचाने में सहायक होते हैं। फिर है पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षरण। तीसरा है पीएच मान परिवर्तन के कारण दंत का क्षरण। देखिए, पीएच मान परिवर्तन के कारण दंत का क्षरण कहने का मतलब यह है कि जब अम्लीय रूप में दांत में अम्लीयता उपस्थित होती है तो उसको क्षार के द्वारा हम दूर करते हैं। यानी कि जैसे सुबह के टाइम जगने पर दांत में अम्लीयता आ जाती है भोजन पचने की वजह से, जो गैस टाइप के जो गैस पदार्थ निकलते हैं मुंह के द्वारा, नाकों के द्वारा, वो दांतों में भी आते हैं, तो वो अम्लीयता रूप में उपस्थित हो जाते हैं। तो उन्हें ब्रश करके टूथपेस्ट के द्वारा हम क्षारीयता से अम्लीयता को दूर करते हैं और क्षरण से बचता है, यानी कि दांत की क्षरण को बचाया जाता है। फिर है
फिर है प्रकृति में कई स्रोत होते हैं, जैसे सिरका है। सिरका को कहते हैं एसिटिक अम्ल। जैसे सिरका है, सिरका, इसको ये अम्लीय रूप में क्या होता है, एसिटिक अम्ल। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। दूसरा है संतरा। इसमें पाया जाता है सिट्रिक अम्ल। तीसरा है इमली। इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। चौथा है टमाटर। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ऑक्सैलिक अम्ल। तो देखेंगे इसमें ये प्राकृतिक रूप से कुछ ऐसे भी यौगिक हैं जिनमें ये अम्ल पाए जाते हैं। जैसे सिरका है तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है, संतरा है तो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, इमली है तो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, और टमाटर है तो ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है इनमें। इसके और कुछ ऐसे भी हैं जो प्राकृतिक रूप में ये प्राकृतिक स्रोत हैं। तो देखेंगे कि इसके अतिरिक्त और भी हैं, जैसे खट्टा दूध हो गया। खट्टा दूध, तो खट्टे दूध में दूध या दही में लैक्टिक अम्ल, ये पांचवा है। छठवां भी देख लेंगे। छठवां है नींबू, सिट्रिक अम्ल। नींबू में सिट्रिक अम्ल। फिर है सातवां चींटी का डंक, मेथेनोइक अम्ल। चींटी का डंक, मेथेनोइक अम्ल। फिर है आठवां, एक और लास्ट है, जैसे नेटल का डंक, मेथेनोइक अम्ल। ये भी है नेटल का डंक, इसमें भी मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। तो देखेंगे कि इस प्रकार प्रकृति में ये स्रोत हैं और ये अम्लीय रूप में इनमें पाए जाते हैं। इन स्रोतों में अम्लीयता पाई जाती है। वही चीजें इसमें भी है, जैसे खट्टा दूध है या दही है, उसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। फिर है नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। फिर चींटी का डंक है, इसमें मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। और नेटल का डंक है, जो कि ये एक प्रकार का ये भी जीव है जिसका डंक में ये मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है, और मेथेनोइक अम्ल चींटी के डंक में भी पाया जाता है। तो इस प्रकार मेथेनोइक अम्ल प्रकृति में उपस्थित होता है। अब देखेंगे कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार का पीएच मान क्या होता है।
प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार का पीएच मान। सेवन होता है। देखिए प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षार का मान पीएच मान जो है 7 होता है। और ये जो मान है ये उदासीन रूप में होते हैं, उदासीन होते हैं। इसको बताया गया था पीएच मान कैसे निकालते हैं, उसमें बताया गया था कि ये 7 पॉइंट पर 7 से जब कम की तरफ रहता है, यानी कि 1 2 की तरफ, ये 2 1 की तरफ जाता है तो ये इसकी अम्लीयता बढ़ती है। और 7 से जैसे 14 की तरफ जाते हैं तो इनमें क्षारीयता बढ़ती है। तो इस तरफ ये 7वें नंबर पर जो है 7 पर जो रहता है तो ये उदासीन रूप में होते हैं। और साधारण नमक क्या होते हैं कि साधारण नमक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड से पाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि साधारण नमक है, साधारण नमक, तो साधारण नमक जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इससे लवण बनाया जाता है सोडियम क्लोराइड, तो NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड या साधारण नमक और H2O जल। देखेंगे इसमें ये है साधारण नमक। तो देखेंगे कि साधारण नमक प्राप्त करने के लिए इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि अम्ल और क्षार मिलाते हैं, तो ये साधारण नमक के रूप में NaCl यानी सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। अब सोडियम क्लोराइड जो है ये साधारण नमक दैनिक जीवन में किस प्रकार उपयोग में आते हैं। दैनिक जीवन में साधारण नमक का उपयोग, तो देखिए दैनिक जीवन में साधारण नमक का उपयोग करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के रूप में, सोडियम हाइड्रोक्साइड के रूप में। दूसरा बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा। तीसरा है धावन सोडा, और चौथा है विरंजक चूर्ण के रूप में, विरंजक चूर्ण के रूप में। देखिए दैनिक जीवन में साधारण नमक का उपयोग जो है
सोडियम हाइड्रोक्साइड के रूप में, और बेकिंग सोडा, धावन सोडा एवं विरंजक चूर्ण के रूप में करते हैं। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड ये कैसे बनता है तो देख लेंगे। सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में देखेंगे। जब सोडियम क्लोराइड और जल की अपक्रिया कराते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। जब सोडियम क्लोराइड और जल की अपक्रिया कराते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। इस तरह देखेंगे कि सोडियम क्लोराइड है और ये जल लिखा हुआ है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ से प्राप्त होता है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अब इधर संतुलित कर लेंगे। 2 क्लोरीन इधर है, 2 हाइड्रोजन इधर बच रहा है, ये 2 और ये 2। तो ये हो गया सोडियम क्लोराइड और जल। सोडियम क्लोराइड और जल से अपक्रिया जब कराते हैं तब सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अलग विभाजित हो जाता है, अलग यौगिक बनता है। तो ये था दैनिक जीवन में साधारण नमक के उपयोग, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के रूप में। ये तो पहला हो गया। दूसरा देखेंगे बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा के रूप में तो बेकिंग सोडा के रूप में तो सोडियम क्लोराइड और जल, कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड और जल और कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, इनसे अपक्रिया कराएंगे तो अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। अमोनियम क्लोराइड यानी कि NH4Cl और सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि NaCO। देखिए यही जो है बेकिंग सोडा है। बेकिंग सोडा यही बन रहा है, बेकिंग सोडा। अब देखिए ये सोडियम क्लोराइड है, ये जल है और ये कार्बन डाइऑक्साइड है और ये अमोनिया है और ये है अमोनियम क्लोराइड और ये है बेकिंग सोडा। तो जब बेकिंग सोडा, दूसरा पॉइंट था बेकिंग सोडा, तो जब बेकिंग सोडा बनाया जाता है तो सोडियम क्लोराइड, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया को मिला करके बेकिंग सोडा बनाया जाता है और अमोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है, या इसको कह सकते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब आगे देख लेंगे धावन सोडा। तो धावन सोडा के बारे में कल बताया जाएगा, धावन सोडा के बारे में और विरंजक चूर्ण के रूप में इनको बताया जाएगा। फिर आगे धावन सोडा का उपयोग और ये बेकिंग सोडा का उपयोग, इन सबों के बारे में बताया जाएगा। अभी तो ये बेकिंग सोडा किस तरह प्राप्त किया गया है इसके बारे में बताया गया है।